तो कहानी शुरू होती है एक बार फिर वहां से जहां पर ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब जो देसी किसान लोग जो थे, जो ट्राइबल एरियाज के जो किसान थे, वो महात्मा गांधी की इस मैसेज को, मतलब स्वराज के जो आइडिया था, इसको अपने हिसाब से प्रस्तुत करने लगे। इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920s। आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट हुआ जिसका नाम गोरिल्ला आंदोलन था। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, और ये इस तरह का स्ट्रगल था जिसको कांग्रेस अप्रूव नहीं कर सकती थी, यानी कि जाहिर सी बात है हिंसात्मक रहा होगा। Hence, as in other forest regions, the colonial government has closed large forest area, preventing people from entering and the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits। अर्थात आपको ये भी पता होगा कि अंग्रेजों ने जितनी बड़ी जो फॉरेस्ट एरियाज थी उसको क्लोज कर दिया था, ताकि जो वहाँ पे चरवाहे लोग हैं वो अपने गाय बकरियां भैंस वहाँ चरा ना सके, वहाँ से जलाने के लिए लकड़ी न ले सके, और अपने लिए फल या सब्जियां जो भी वहां होती थी उसको ले सके। इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने उसको बंद कर दिया था। आगे फिर कह रहा है दिस इनरेज द हिल पीपल, और जाहिर सी बात है पहाड़ी इलाके के लोगों के जीवन में जंगल का बहुत बड़ा महत्व होता है, जहां पर उनकी 90% आजीवन, मतलब जो जीविका है वो उस पर निर्भर होती है, चाहे वो जलाने की लकड़ी हो, खाने का सामान हो या अन्य चीजें हो। और ऐसी स्थिति में लोगों में रोष आ गया, और not only were their livelihoods affected but they felt that their traditional rights were being denied। और इस प्रकार न सिर्फ उनके रोष का कारण ये था, बल्कि उनको ये लगा कि चूंकि हम जंगल में रहने वाले लोग जंगली लोग हैं और हमारे जंगल जो हमारी ट्रेडिशनल पहचान है उसको हमसे छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं बात अब ट्रेडिशनल चीज़ों पे आ गई थी, उनके धर्म से, उनके संस्कार और संस्कृति से जुड़ी हुई अपमान उन्हें महसूस होने लगी। आगे when the government began forcing them to contribute bigger for road building, the hill people revolted। और जैसे ही सरकार ने उन्हें बेगर, मतलब जो रोड बिल्डिंग था उसके लिए बेगार बनने के लिए कहा, तो वो लोग रिवोल्ट कर गए कि हम इस काम में आपका साथ नहीं देंगे। द पर्सन हु केम टू लीड अप देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, और जो लोग उसके उनको लीड करने आया वो भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर थे। उनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। claimed that he had a variety of special powers। अलूरी सीताराम राजू नाम याद रखिएगा, एक परम प्रिय परम बदूर चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, उन्हीं की फैमिली के थे। claimed that he had a variety of special powers, he could make correct astrological prediction and heal people and he could survive even bullet shots। अलूरी सीताराम राजू ने अपने आप को क्लियरली बता दिया कि मैं मॉडर्न उस जमाने का शक्तिमान हूँ, गोली लगी है उसको सही कर सकता हूँ, भविष्यवाणी अच्छी कर सकता हूँ, किसी प्रकार की आपकी दुख तकलीफ को मंत्र मार के सही कर सकता हूँ। लेकिन हुआ क्या, अब वो देखिए। Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God, मतलब भगवान का भेजा हुआ एक दूत है। Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi and said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking। और राजू साहब ने महात्मा गांधी के विचारों से संतुष्ट होकर के, सहमत होकर के उन विचारों के लिए बताया कि मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, आप कृपया खादी पहनिए और शराब पीना छोड़ दीजिए। But at the same time he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। और at the same time गांधी जी का फॉलोअर होने के बावजूद भी बीच में इनके दिमाग में कुछ ऐसा केमिकल लोचा हुआ, ये बोले कि बाकी सब सही है लेकिन बिना लड़ाई के जीत नहीं होने वाली है, यानी कि ये लड़ाई में अब बल की बात करने लगे। The Gudem rebels attacked police stations, attempt to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। और गुरिल्ला मूवमेंट अब एक हिंसात्मक आंदोलन का रूप ले लिया। तरह तरह के अंग्रेजी अफसर, थाना, पुलिस और उनके ऑफिसेस पर अटैक किया जाने लगा, लोगों को मारे जाने लगा। कुल मिलाकर के राजू साहब की ये भी एक चमत्कार थी। राजू वॉज कैप्चर्ड, देखिए आगे में, राजू वॉज कैप्चर्ड, राजू हलकट राजू को पकड़ लिया गया। हेरा फेरी का राजू याद आ गया, क्या रे राजू, and executed in 1925 overtime become a folk hero। और 1924 में जब तक वो निकले तब तक एक देश के लिए एक
फोक हीरो मतलब लोक अभिनेता का एक खिताब उनको मिल गया। क्या बात है। तो बंगला है कि नहीं रे राजू, वो बंगला ही भेज दिए। स्वराज इन द प्लांटेशन, धीरे धीरे देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। इतना आसान नहीं होता एनसीईआरटी से पूरी कहानी को पढ़ना और समझना। कहानी लंबी हो सकती है किंतु बोरिंग नहीं, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा उस दौर में जब हमारे देश में ये सब कुछ चल रहा था। और सोचो उस समय की अगर हम आबादी होते तो ये सब चीज़ें हमारी आंख के सामने, जैसे आज से 100 साल बाद जब कोविड की बात आई, हो सकता है तब तो कोविड और म्यूटेशन करके कोई नए फॉर्म में आ चुका हो, या अगर चला गया होगा तो आप याद रखिएगा आने वाले सालों में साइंस में बाकायदा इस पर कई चैप्टर्स मिलेंगे, इतिहास में मिलेगा, और न जाने किन किन सब्जेक्ट्स में कोविड पे लिखा जाएगा। और तब लोग, अगर हम लोग बूढ़े होंगे या फिर मर चुके होंगे, तो इतिहास का एक हिस्सा होगा, लोग पढ़ेंगे कि अरे यार सन 2019 में ऐसे हुआ था, इतनी महामारी थी, पूरा देश क्लोज था, हैं, सन्नाटा था रोड पर। तो उस समय की फीलिंग या तो हम जीवित रहेंगे तो बता पाएंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो हमारी जनरेशन को इस 2019, 20, 21 की तकलीफ को समझने के लिए उस वक्त उस किताब के अंदर घुसना पड़ेगा, उस कैरेक्टर को फील करना पड़ेगा। तो अगर आप इतिहास में बोर होते हैं तो आपको हक नहीं है भारतीय कहलाने का। सारे लोग दुष्ट, जो लोग वीडियो में सुस्ती वाला चेहरा दिखाते हैं, आप ध्यान से सुनिए, फीलिंग लाइए। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। काम करने वाले लोगों को भी अंदर में महात्मा गांधी और स्वराज के प्रति जो नोशन थी उसकी अपनी एक समझ थी। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मीन्स द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस in which they are enclosed. It means retaining a link with the village from which they had come. अब बेचारे सब तो अपने चाय के पत्ती के बागान में ही कैद थे, तो इनके लिए महात्मा गांधी की स्टेटमेंट का मतलब था आराम से आप कहीं आ जा सकते हैं। इनके लिए इतनी सारी मूवमेंट का मतलब सिर्फ ये था कि अपने गांव जाओ, वहां से आराम से आओ, बागान में इधर उधर घूम फिर सकते हो, शहर में इधर उधर जा सकते हो। ये वर्कर्स की अपनी सोच थी, क्योंकि इनको सब कैद करके रखे थे ना, एकदम जिसे बधुआ मजदूर बना दिए थे। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, यानी कि 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत प्लांटेशन वर्कर्स वेर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। यानी कि मैंने जो बात कही, उस समय में एक एक्ट थी, अंग्रेजों सब लाए थे 1859 में। उनका मतलब ये था कि तुम अगर चाय के बागान में काम कर रहे हो तो बिना परमिशन तुम बाहर नहीं जा सकते। इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और कई बार तो इनफैक्ट अगर सच्चाई में देखें, वास्तविकता में देखें, तो उनको कभी मौका मिलता ही नहीं था। When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities and left the plantation and headed home. जैसे ही नॉन कॉपरेशन की बात सुने, चाय का बागान छोड़ छाड़ के सब भाग गए अपने घर, खुश हो गए, वाह बापू का एक नया आइडिया, निकल लो यहाँ से। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. अब इन लोग, चूंकि यही बात है, कम पढ़े लिखे थे, जरा सा हल्ला सुने तुरंत नहीं, अभी कोई कहेगा भूकंप आया है, तू अगर पहले से कमजोर होगा ना तो देवा ही लगा कहेगा सही में आया था, सही में। 10 लोग मिल के बोलो कि भूकंप आया था, 11वां जो होगा ना वो सबका चेहरा देख के कहेगा हमको भी हल्का सा महसूस हुआ था। आप 10 लोग एकदम सीरियस एक्सप्रेशन में बोलो, अबे यार मेरा तो छत हिल रहा था। आप इतनी कहानी बोलो, उसमें 11वां जो होगा वो कहानी खुद जोड़ देगा। हाँ, उस समय मैं भी आ रहा था, मुझे भी हल्का सा कंपन जो है महसूस हुआ, मेरा गर्दन ऐसे हिला था, बॉडी नहीं हिली थी। वही हालत उस समय में थी। गांधी जी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब फैलने लगी बच्चों, तो अब इसमें दिक्कत ये थी, जिसको जो समझ में आया उसने उसको उस तरीके से एक्सेप्ट किया। प्लांटेशन वर्कर्स को लगा कि नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि जहां हम काम कर रहे हैं इसको छोड़ो, और छोड़ने के बाद सीधे चलो घर, गांधी जी का राज वापस आ गया, गांधी जी आएंगे, बैठे बिठाए हमको जमीन जायदाद दे देंगे और हम लोग आराम से खेती बाड़ी करेंगे। कुछ जंगली लोग भी होते हैं इसमें, तब से समझा रहे कि स्थिर से बैठ जाए, लेकिन मानेंगे नहीं, जाहिल गंवार। उसी में कभी पेन गिराएंगे कि मतलब जानबूझ के मेरा ध्यान जाए। मैं बोला हूं इंसान की तरह बैठो, फेंक के मार देंगे, अभी कुछ भी बता दे रहे हैं, नदी के में है, मार देंगे तला चला। अब गांधी जी के राज वापस आ गए और उनको अपने गांव में ही अपना विलेज मिल जाएगा। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप।
गांधी जी के विचार से इत्तेफाक रखते हुए ये सब सोच के ये सब निकल गए वहां से। रास्ता में धरा है पुलिस। यही समझ लीजिए कि ठंडी का महीना रहा, बड़ी मार मारेंगे, मार के लुटा दिया स्टेशन पे। क्या लिखा हुआ है, दे वर कॉट अप बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। ब्रूटली का मतलब समझते हैं ना कि एकदम लात जूता से खमस के मारना। मैं ऐसा मार दो कि 3-4 साल वो खुदे न खड़ा हो, तब तक देश आजाद हो जाएगा। इनको इतना मार दी पुलिस, बेतहाशा पीट दी कि किसी लायक न रहे। अच्छा ये चले क्या था कि गांधी जी का राज वापस आ गया है। अभी गांधी जी आएंगे, एक वीसा रजिस्ट्री करेंगे हम लोग अपना अपना खेत में खेती करके एकदम मस्त रहेंगे। इनको एक्ट जो फॉरेन एक्ट था उस समय में, उस एक्ट की समझ नहीं थी कि अगर ये होगा तो इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है। अब नहीं अभी समझता हूं आप लोगों से। तो अब इसके बाद खैर अब लाइव दर्शकों से बता दें कि सोचा कि बच्चे कुछ आ जाएं, लेकिन बच्चों आप जितने प्यारे आप लोग व्यूअर्स हैं, आप समझ रहे होंगे क्लास में कुछ जाहिलों को बिठा लिया हूँ मैं, अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। वो खुसूर खुसूर एक दूसरे की चुटी काटने, मतलब इतिहास में मैं कैरेक्टर में घुस करके इतिहास पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं आप में देशभक्ति के भावनाओं को जगाना चाह रहा हूँ। ये सब मेरे अंदर के मतलब भगत सिंह को जगा रहे हैं कि इन सबको मार के लटक जाऊं। खैर तो अब यहाँ पे बेचारे सब मार वार खा गए। The visions of this movement were not defined by the Congress program। अब इस मूवमेंट का जो मूवमेंट का जो विजन था वो कांग्रेस के प्रोग्राम के द्वारा डिफाइन नहीं हुआ था, जाहिर सी बात है। They interpreted the term स्वराज in their own ways, imagining it to be a time when all sufferings and all troubles would be over। अब लोगों के लिए स्वराज का मतलब कहीं वो लोग कम शिक्षा की वजह से पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उनको ऐसा लगा कि हम आज़ाद हो गए और वो हरकतें करने लगे जो आज़ादी मिलने के बाद लोग करते हैं। और इस क्रम में बेचारे जगह जगह पे उनकी बॉडी की सर्विसिंग भी होने लगी, पिटाने लगे वो लोग, सारे दुख तकलीफ उनका। Yet when the tribals chanted Gandhi's name and raised slogans demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to all India agitation। अब यहाँ पर देखिए, जब जो देहात या जो इस तरह कस्बे के लोग थे, जब गांधी जी का नाम लेने लगे और जब स्वतंत्र भारत का स्लोगन वो गाने लगे, तो इससे लोगों को एक इमोशनल कनेक्शन हो गया और धीरे धीरे भारत में एक ज्वलंत लोगों के बीच में एक इमोशंस आ गए। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement of that of the Congress, they were identifying within a movement which went beyond the limits of their immediate locality। अब जाहिर सी बात है, इस पूरे स्लोगन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी के नाम को इस आंदोलन से जोड़ के, स्वराज को इस आंदोलन से जोड़कर कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, और वो उस जगह की लोकेलिटी की उन स्थितियों को बिना सोचे समझे वो एक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी सफरिंग्स का भी सामना करना पड़ता था। तो इस पूरी पैराग्राफ में एक बात समझ में आती है, वो ये कि जब हमारे देश में मीडिया नहीं होती थी, जब ये YouTube वगैरह नहीं होते थे, अखबार और टेलीग्राम एक साधन हुआ करता था, तो लोगों तक जो बातें पहुंचाई जाती थी उसमें जो गांव के शिक्षित लोग थे जो स्लोगन को पढ़ते थे, वो अपने विचारों को उसमें ऐड करके अनपढ़ जनता को बेवकूफ़ बना करके उस आंदोलन का हिस्सा बना करके तरह तरह के हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देते रहते। मुझे मेरे तरफ से उन सभी लोगों को नमन है जो सारे लोगों ने उन लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया और उस आंदोलन का वास्तविक मतलब बताया। और साथ ही साथ उन लोगों को मेरी तरफ से हाय है एक तरह से, जिन लोगों ने उन असहाय और उस अशिक्षित जनता जो बेचारे 2 रुपये कमा रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, उनको गलत दिशा में ले जा करके मार खिलवाया और उनको वो यातनाएं दिलवाई और उनकी हत्याएं करवा दी गई। ऐसे सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत ही ज़्यादा नफरत है मेरी तरफ से। ऐसा इसलिए कि अगर आप शिक्षित हैं तो शिक्षा का मतलब है किसी अंधे को रास्ता दिखाना, न कि उसको गड्ढे में गिरा देना। और ऐसा ही कुछ हुआ नॉन कॉपरेशन में कि महात्मा गांधी बोले कुछ, आधा लोग अपने से आज़ाद देश को डिक्लेयर भी कर दिए। इस चक्कर में प्लांटेशन वर्कर जो कुटाए क्या ज़बरदस्त तरीके से, ये देखने का विषय था। और बेचारे जब मार खाए तो पूछे, अच्छा देश आज़ाद नहीं हुआ, तो कहें तुमको लात खाने के बाद लग रहा है? तो बोले कि नहीं। तो बोले तो जब फिर चल निकल, चल काम कर। तो फिर वो वापस आए तो फिर घर आए भी।
कि अब तो आज़ादी नहीं होती, सब हल्ला स्वराज का, वही तो बात है। अभी राम 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 चिल्लाएंगे तो बोलेगा देखो ये भाजपा ही आ गया, जय श्री राम बोला। राम किसी का नाम भी तो हो सकता है कि कॉपीराइट है, राम भगवान का ही हो सकता है। अरे कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर में भी आ रहे हैं, हम राम को रैम पढ़ते हैं, समझा करिए। तो यूज़ तो किया जा सकता है ना, अपनी अपनी सेंस है। खैर ये देखिए चाचा को उठा कर फेंक दिए सब खटिया के नीचे, यहाँ पेड़ में पड़े हुए हैं, 2-3 लोग लौटे हुए उनके साथ। ये थी उस समय के गाँव की स्थिति। घर गिरा देते थे, सब मार मुर के सुता देते थे कि जाओ वहीं मर जाओ। चोरा चोरी की घटना सन 1922 की चोरा चोरी गोरखपुर में भाई हुआ था। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू वायलेंट क्लाश विद द पुलिस हियरिंग ऑन ऑफ द इंसिडेंट। महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कोऑपरेशन। हमेशा की तरह इस आंदोलन का भी अंत आया कि जब गोरखपुर की एक बाजार, शांत बाजार में अचानक से लोग पागल हो गए, पुलिस से भिड़ गए, हत्याएं होने लगी, वहाँ पर एक तरह से हिंसात्मक कार्यवाही होने लगी, जिसको देख करके महात्मा गांधी ने इमीडिएटली बोला कि मेरी इस आइडिया को आप ड्रॉप कर दें और ये आंदोलन यहीं समाप्त होता है। अब चलते हैं महात्मा गांधी की अगली आइडिया की तरफ, और अगला आइडिया था सिविल डिसोबीडियंस। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसकी तरफ हमारा देश कैसे बढ़ा? अभी तक आपने असहयोग आंदोलन पढ़ा, अब सविनय, उसमें नया नया कंसेप्ट आता था ना। लीडर सब आपस में बैठते थे, अच्छा पहला वाले में पिटा गए, कुछ उसमें चेंज किए, फिर दूसरों में पिटा गए, फिर अरे भाई एहू पिटा गए, फिर तीसरा लाए वो पिटा गए। अब ऐसा कुछ लाते या तो मराइए जाएंगे या तो जीतिए जाएंगे, तो चौथा वाला कंसेप्ट था। आपको पता है उस समय में खाली लोग बैठे हुए थे, वो लोग अपना बैठे बैठे, जो लोग खून से देश को सींच रहे थे, जो फांसी पर चढ़ रहे थे, उनका वर्ग अलग था, वो बेचारे वाकई में काम करते थे। कुछ लोग उस समय में पंखा में बैठ के खाली मीटिंग करते थे कि अब चलो एक नया फिर आइडिया निकालो, इसमें 4-5 लोग फिर कुटा जाएंगे, फिर देखा जाएगा, अगर कहीं 100-200 लोग मारा जाएंगे तो भी आइडिया ड्रॉप हो जाएगा, और नहीं तो कंटिन्यू। महात्मा गांधी तो खैर बेचारे बहुत सीधे साधे थे, उनको जो जैसे बहकाता था भाग जाते थे। कांग्रेस बहकाती थी, मतलब उस समय कांग्रेस, अभी तो बहकाने क्या, अभी समझाना हो लायक नहीं है, बेकार है एकदम। इन फरवरी 1922, उस समय ज्ञानी लोग थे ना, उसमें भी पढ़े लिखे लोग थे, तो बहका उका देते थे। अब तो कांग्रेस में कोई है ही नहीं है, बच्चे में नहीं किया। हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आज की कांग्रेस, उस समय कांग्रेस में बहुत अंतर था, अच्छे लोग थे। तो नेहरू जी का आप समझ रहे कितना महंगा शौक था। मोदी जी के सूट पे सब कमेंट करते हैं, उस समय में चाचा नेहरू जो थे उनका परफ्यूम कहीं से आता था, कपड़ा कहीं तो आता था। उस समय में देश गरीबी में था तो ये करते थे। अगर आज वो होते उनकी जगह पे, चाचा नेहरू होते मोदी जी की जगह, तो हमको तो लग रहा है कि वो यहाँ रहते ही नहीं। जैसे राहुल गांधी इटली में रहते हैं, वो भी कहीं और रहते, कहते हैं वहीं से हम वीडियो कॉल से देश चला लेंगे। क्या करिएगा भाई, जब उस समय में उतना शौक था, जब देश बैलगाड़ी पे चलता था कि उनका गुलाब कहीं से आ रहा है, परफ्यूम कहीं से आ रहा है, कपड़ा कहीं तो आ रहा है, तो मोदी तो बेचारा बहुत अच्छा उस हिसाब से। वो तो आज के ज़माने के, अब अमेरिका जाएं तो इन लोगों के हिसाब से इनको फटाहा कपड़ा पहन के जाना चाहिए कि देश गरीब लगना चाहिए, क्योंकि पहले ही वो लोग चिल्लाते थे पुअर इंडिया, हंगरी इंडिया। तो मोदी अब अगर अच्छे से कपड़े पहन के जाएंगे, वेल ड्रेसअप होके जाएंगे, तो इनको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारे देश की स्टेटस अच्छी हो जाएगी, तो इनको तकलीफ ना पहुँचेगी। जीवन भर लूटा है इन्होंने, हम विरोध नहीं कर रहे हैं उनका, मतलब बता रहे हैं आपको, विरोध मेरा तो किसी के प्रति नहीं है, हम दोनों पार्टी के समर्थक हैं। देखिए 1922 फरवरी, महात्मा गांधी फिर आगे आ गए, डिसाइड किया टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और जाहिर सी बात थी, हर बार की तरह जब एक मूवमेंट क्लोज होगा तो कुछ नया आना चाहिए, कुछ नया हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। फिर इनको ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी टू मास स्ट्रगल। इनके हिसाब से फिर आइडिया आया कि देखो ये सब कहीं जा रहे हैं, मार खा जा रहे हैं, तो पहले उनको बुलाओ, समझाओ कि ये मूवमेंट है क्या, इसको कैसे करना है, ट्रेनिंग दो, फिर भेजो, फिर मार खा के फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा। हैं, तो ये इनका सिस्टम था, मास स्ट्रगल, यानी कि जनता आपस में जो मार कर रही है तो उसको समझाने। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in election. हमेशा की तरह कांग्रेस अपनी स्वभाव पे आ गई, देश जाए भाड़ में। हाँ, देखिए लाइन पढ़िए। कुछ लोग बोले कि सब छोड़ो, देश की आजादी या लड़ाई या झगड़ा जो है चलने दो, हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, राज करेंगे, भाड़ में गया देश से कोई मतलब नहीं। देखिए पढ़िए, ये उसी समय पब्लिकेशन है। And wanted to participate in elections.
that have been set up by the Government of India Act of 1919. यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो प्रिंस काउंसिल्स थी उनमें इलेक्शंस में ये पार्टिसिपेट होने में ये सोचे कि मेरा बहुत अच्छा भविष्य होगा, ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़ के मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, जैसे आजकल भी होता है। क्या देख रहे हो, देश में कोरोना, सब लड़ रहे हैं चुनाव, करो मतलब हम लोग मर जाए वोट देने में, उनसे उनको क्या है, वो जीतना चाहिए उनको। They felt that it was important to oppose British policies within the council, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. इनको ये लगा कि हम जब नेता बनेंगे तो इसका प्लस पॉइंट भी होता है ना, हर चीज का एक माइनस पॉइंट तो उधर था, चुनाव जरूरी है, प्लस पॉइंट ये था कि जब ये सारी चीजें ये जीत उठ जाएंगे तो इसके बाद इनको लगा कि इस तरह से हम लोग ब्रिटिश की पॉलिसीज का अपोज कर पाएंगे काउंसिल के अंदर में, और उसमें बदलाव के लिए हम लड़ पाएंगे। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। उसी समय में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास साहब ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम स्वराज पार्टी था, विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। मतलब ये स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर में बनाई गई टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, यानी कि जो वहां की जो पॉलिटिक्स थी, जो राजनीति थी, उसमें रिटर्न आने के लिए इस चीज को मतलब इन्होंने स्वराज पार्टी को बनाया। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस pressed for more radical mass agitation and for full independence। अब इसी समय में जो नवयुवक जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, इन लोगों में एक ये इस तरह की चीज आई कि ये लोग चाहते थे कि बहुत मास एजिटेशन हो, मतलब भीड़ जमा हो, लोग इग्नाइट हो और पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वाधीनता के लिए लड़ा जाए। इन सच अ सिचुएशन of interval debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. The first was the effect of worldwide economic depression. Agricultural prices began to fall from 1926 and collapse after 1930 as the demand of agricultural goods fell and exports declined. Peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930 the countryside was in turmoil। अर्थात कहने का मतलब